प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम गति की ग्राफीय विधि से तीनों समीकरण देख रहे हैं। ये आपकी क्लास 9th और क्लास 11th के लिए यूज़फुल हो सकती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए, ये कौन सा अक्ष है? आपका y अक्ष है। उसके बाद ये कौन सा अक्ष बनाया मैंने आपके लिए? x अक्ष है। y अक्ष पर ये आपका निर्देशांक बिंदु हुआ। हम y अक्ष पर क्या ले रहे हैं? वेग ले रहे हैं, यानी v। और x अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर समय, यानी t। तो x अक्ष पर हमने समय को लिया है और y अक्ष पर हमने किसको लिया है? वेग को लिया है। अब देखिए, तो हम ग्राफ बनाएंगे, वेग समय ग्राफ। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। मैं लिख देता हूँ वो लाइन। ये लाइन आपको याद भी करनी पड़ेगी कि भाई माना कोई वस्तु, ये हमने लिखा, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग को u कहते हैं। प्रारंभिक वेग u से क्या है? गतिशील है। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है तथा t समय पश्चात क्या होता है? वस्तु का वेग बढ़कर हमने वेग बढ़ाया और वो क्या हो जाता है? v हो जाता है। ठीक, ये आपको लाइन याद रखनी है कि भाई कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है और वो कौन सा वेग है उसका? कुछ भी हो सकता है वो। तो हमने माना कि वो क्या है? u है और अंतिम वेग कैसा है? मतलब कि t समय पश्चात जो वस्तु का वेग हो जाता है वो v हो जाता है। तो अब देखिए, वस्तु क्या है? गतिशील है, मतलब रुकी हुई नहीं है। और वेग हमने यहाँ से स्टार्ट किया। देखिए, अगर मैं यहाँ से ग्राफ बनाता हूँ तो मैं ये मान के चलूँगा कि वस्तु रुकी हुई है, मगर वस्तु चल रही है, पहले से ही चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ उसका वेग तो होगा ही। तो हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पर है, उसकी स्पीड जो भी है वेग, और हमने ये उसका ग्राफ बना दिया। ठीक, ये हम पॉइंट ले लेते हैं A और यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं आपका B। तो वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, तो u कहाँ से कहाँ तक होगा? A से O तक, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका क्या माना जाएगा? u माना जाएगा। अब देखिए, वस्तु का वेग क्या हो रहा है? देखो, बढ़ रहा है। समय के साथ वस्तु का वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वेग को मैं कहाँ नापूंगा? y अक्ष पर नापूंगा। तो y अक्ष पर नापने के लिए मैं इसको y अक्ष से ऐसे डॉट डॉट करके मिला लेता हूँ। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला मुझे, मान लो इसका नाम C है, तो यानी O से लेकर C तक ये क्या दिखाएगा मुझे? वेग। अब जो वस्तु का वेग होगा वो क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है कि u से वस्तु का वेग बढ़कर क्या हो जाता है? t समय पश्चात v हो जाता है। तो ये आपका t समय के पश्चात का वेग है और ये उसका प्रारंभिक वेग है। अब देखिए, समय इसमें कितना लगा होगा? मान लो मुझे समय लगा कि t सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है, मान लो ये m है, तो यहाँ से यहाँ तक का समय आपका क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम, इसको हम मान लेते हैं कि ये n पॉइंट है। अब गति की तीनों समीकरणें आपकी इसी ग्राफ से हो जाएंगी। अब पहली समीकरण क्या होती है? देखिए, पहली समीकरण के लिए हम यहाँ लिखेंगे, पहली समीकरण के लिए हम क्या लिख रहे हैं? मैं लिख रहा हूँ कि वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो वस्तु के त्वरण को दिखाता है। देखो, ये एक तरह का ढाल है और त्वरण क्या होता है? वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो प्रारंभिक वेग उसका देखिए u है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है? वेग बदल के सीधे क्या हो जा रहा है? v हो जा रहा है, मतलब त्वरण पैदा हो रहा है। ठीक, तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो वस्तु के त्वरण को दिखाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के किसको दिखाता है? त्वरण को, वस्तु के त्वरण को दिखाता है। ठीक, अब मैं जानता हूँ कि वस्तु का जो त्वरण होता है उसको a बताते हैं। a बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक, अब देखिए, वेग में क्या परिवर्तन हुआ है कि भाई वेग यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, वेग में कुछ परिवर्तन हुआ, यानी कि ये हुआ, ये परिवर्तन है ना एक तरह से। यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये परिवर्तन मुझे मिला, ये और बटे में समय कितना लगेगा? समय आपका इतना लगेगा सर। ये आप समझ पा रहे हैं? वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो ये है। यहाँ पर वस्तु थी लेकिन अब कहाँ पहुँच गई? देखो, यहाँ पहुँच गई। तो ये वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ और ये हुआ उसका समय। समय ये दो बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूँगा? bn/an, ये मैं यहाँ लिखूँगा।
मैंने यहाँ लिखा bn अपॉन an। ठीक, ये क्या है, वेग में परिवर्तन, और ये है आपका समय। बस इसमें वैल्यू रखिए और आंसर आ गया आपका। अब देखो bn मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, bn चाहिए, है ना, लेकिन मुझे ये भी तो पता होना चाहिए। देखो ये कितना है, ये u होगा सर, क्योंकि ये u है AO, इसलिए mn भी कितना होगा, u होगा। अब ये पूरा कितना है, देखो bm, ये किसके बराबर होगा सर, आपका CO के, और CO क्या है आपका v। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास इतनी लाइन मौजूद है और मैं इतना भी जानता हूँ और मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से इसको क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। ये मैं करूँगा, मुझे अगर इतनी चीज़ चाहिए तो मैं इस पूरे में से इसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो ये पूरा देखिए, ये है, ये क्या है आपका v, और मुझे चाहिए कितना आपका, इतना, इतना चाहिए, तो मैं इस पूरे v में से क्या कर दूंगा, u को माइनस कर दूंगा। आप ग्राफ से भी इस बात को समझ सकते हैं, और वैसे भी आपको पता होगा कि वेग परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अगर वेग में परिवर्तन आपको करना है, वो बटे में क्या लगा देंगे हम, उसके समय लगा देंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ v माइनस यू अपॉन टी। अब ये t अपॉन से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो at बराबर हो जाएगा v माइनस यू। अब मुझे v चाहिए तो मैं u इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो at, ये u माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा, और सामने क्या बचा, v। अब ये समीकरण बस आपको घुमा के लिख देनी है, और ये आंसर आ गया आपका v बराबर u प्लस at। लीजिए, ये आ गई गति की आपकी पहली समीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए गति की दूसरी समीकरण के लिए। अब दूसरी समीकरण के लिए मैंने क्या लिखा, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहली समीकरण की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दूसरी समीकरण के लिए वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर, ये आपको याद रखना है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर, समय अक्ष मतलब क्या, एक्स अक्ष, क्योंकि मैंने समय को कहाँ लिया है, एक्स अक्ष पर लिया है। समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल क्या करता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। ये आपको याद रखना है, वस्तु द्वारा तय की गई किसे, दूरी को बताता है। अब हम दूरी को किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं, दूरी को बताता है। तो दूरी मतलब क्या, s बराबर क्या होगा, देखो अब वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर कौन सा क्षेत्रफल घेरा गया है, देखो ये है आपका ग्राफ, ये समय अक्ष पर ये वाला क्षेत्रफल ही तो घेर रहा है, मतलब कि ये जो क्षेत्रफल है आपका, ये इसको घेर रहा है। देखिए ये कहाँ तक जा रहा है आपका, एक्स अक्ष पे जा रहा है। इस पूरे एरिया का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और वो दूरी के बराबर आपका होगा। अब इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए पहला तरीका हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप देखें ये a, b और n, ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है सर। यहाँ पे क्या बन रहा है सर, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। और नीचे जो है ये क्या है, एक आयत बन रहा है, दिख रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, बस आंसर आ गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है, ABN, त्रिभुज ABN, तथा आयत का नाम क्या है, ANMO, तथा आयत ANMO का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालूंगा और आंसर आ जाएगा। लीजिए S इज इक्वल टू, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, उसके बाद आधार और गुणा ऊंचाई, प्लस, अब यहाँ पे तथा की जगह आप प्लस लगा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों को हमें जोड़ना है। अब चतुर्भुज का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बस वैल्यू रखिए और आंसर आ गया आपका। S इज इक्वल टू 1/2, तो ऐसे ही रहा। आधार और ऊंचाई देखते हैं सर। देखिए सर ये एक त्रिभुज है, ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके लिए आधार क्या होगा, AN, और ऊंचाई क्या होगी, BN। तो मैंने आधार लिखा आपका AN और ऊंचाई लिखी मैंने यहाँ पे BN, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए एक चीज़ को लंबाई मान लीजिए और एक चीज़ को चौड़ाई मान लीजिए, सिंपल है। मैं OM को लंबाई मान लेता हूँ और OA को चौड़ाई मान लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा OM इंटू OA, बस। अब देखिए S इज इक्वल टू 1/2 ऐसे लिखा। अब AN देखो भैया, ये जो AN है ये इसके बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन इतनी है, आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, और ये कितना है आपका T, यानी AN की जगह मैं सीधे सीधे OM न लिख के क्या लिख सकता हूँ, T लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह लिखा T इंटू, अब BN देखिए सर,
ये जो bn है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था पहली समीकरण में, अगर मैं इतना निकालना चाहता हूँ तो इस पूरे में से इतने को माइनस करूंगा। ये पूरा क्या है आपका सर v है और इतना क्या है सर आपका u है, तो v माइनस u। तो मैंने bn की जगह लिखा v माइनस u, ये प्लस ऐसे ही रहा। अब देखो OM मैंने आपको बताया OM कितना है t और OA कितना है u, तो मैंने यहाँ OM की जगह लिखा t और OA की जगह मैंने यहाँ पे लिखा u। ठीक, अब देखिए S इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर एक वैल्यू शिफ्ट करेंगे सीधे सीधे। ये देखो A बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। अगर मैं इधर इसको शिफ्ट करूँ तो AT बराबर होगा v माइनस यू। तो यानी अगर कहीं पर v माइनस यू लिखा है तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ AT लिख सकता हूँ। वही मैं करूँगा, इस v माइनस यू की जगह मैं AT लिखता हूँ। तो लीजिए ये लिखा, इसकी जगह मैंने क्या लिखा AT प्लस, अब ये देखो ये u और t मल्टीप्लाई में है तो ये u और t एक साथ मैंने लिख दिया। अब क्या होगा S इज इक्वल टू हाफ ऐसे ही आ गया इनटू, अब देखो t की t में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा t स्क्वायर, a इसके साथ रहेगा तो हाफ AT स्क्वायर प्लस, और ये क्या आ गया आपका ut। यही है आपकी गति की दूसरी समीकरण। लीजिए, तो हमने गति की दूसरी समीकरण के लिए क्या करा, हमने वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल निकाला जो दूरी के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। और इससे हमें गति की दूसरी समीकरण मिल गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। अब हम गति की तीसरी समीकरण को इसी ग्राफ से निकालेंगे, सेम प्रोसेस होगा, बस थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा कि भाई तीसरी समीकरण के लिए बात वही है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। अभी दूसरी समीकरण के लिए भी हमने यही लिखा था, लेकिन हमने जब इस इलाके का क्षेत्रफल निकाला था तो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था उसको, एक तो हमने लिया था त्रिभुज और एक हमने लिया था आयत। अब मैं फिर से इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, मगर अब मैं त्रिभुज आयत का क्षेत्रफल नहीं लूंगा, अब मैं समलंब का क्षेत्रफल लूंगा। देखो ये एक तरह का समलंब है, अगर आप देखें तो ABMO ये क्या बन रहा है आपका समलंब बन रहा है। ये कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है, देखिए इसको हम कहते हैं समलंब। और समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा, आपको गति की तीसरी समीकरण मिल जाएगी। लीजिए अभी मिल जाती है आपको तीसरी समीकरण। तो मैंने यहाँ लिखा कि ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने समलंब ABMO का क्षेत्रफल, बस इसका फॉर्मूला लगाइए आंसर आ गया। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, ये याद रखना है सर आपको, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, गुणा बीच की दूरी। किनके बीच की दूरी, जो समांतर भुजाएं होती हैं तो उनके बीच की दूरी। अब देखिए तो 1/2 तो मैंने ऐसे लिखा, अब समांतर भुजाओं को जोड़ना है। देखिए समांतर भुजा कौन कौन सी होगी, ये वाली और ये होगी ना समांतर भुजा, क्योंकि ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो ये है AO भुजा है और दूसरी क्या है आपकी BM है। तो पहली तो है AO और प्लस दूसरी कौन सी है भुजा समांतर BM इंटू उनके बीच की दूरी। अब देखिए ये है समांतर भुजाएं, इनके बीच की दूरी यही तो होगी, तो मैं इसको चाहे तो OM लिखूं चाहे मैं AN लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसको मान लीजिए लिख दिया कि भैया चलो OM लिख देते हैं, उनके बीच की दूरी को समझना आसान होगा। अब 1/2 ऐसे लिखा, ठीक है सर। अभी AO कितना है सर, AO आपका U है, और जो BM है सर BM ये किसके बराबर होगा आपका V के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा U प्लस V गुणा बीच की दूरी OM को क्या हम बोल रहे हैं T बोल रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए 1/2, अब ये V प्लस U हमने सॉरी U प्लस B प्लस U लिखो या U प्लस B लिखो, बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो उल्टा लिख लेते हैं, B को पहले लिख लेते हैं, U को बाद में लिख लेते हैं, अभी आगे के लिए समझना आसान हो। अब T की जगह मैं एक वैल्यू शिफ्ट करूंगा। देखिए A बराबर मैंने आपको बताया V माइनस यू अपॉन क्या होता है T। अगर मैं T का मान निकालना चाहता हूं तो T यहाँ भेज देता हूं और A कहाँ आ जाएगा नीचे, तो T बराबर होगा V माइनस यू अपॉन A। यानी अगर कहीं पर T लिखा है तो मैं उसकी जगह ये वैल्यू शिफ्ट कर सकता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। देखो इस T की जगह मैं वो रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ V माइनस यू, और अपॉन में क्या लिख रहा हूँ A लिख रहा हूँ। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए S बराबर 1/2 तो आपका ऐसे का ऐसे ही रहा। देखो ये है A प्लस B और यह है A माइनस B। A प्लस बी A माइनस बी एक फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। तो बस मतलब A पे स्क्वायर चढ़ा देना A की वैल्यू पर, B की वैल्यू, A की वैल्यू क्या मानेंगे V, तो हो जाएगा V स्क्वायर माइनस B, मतलब कि B की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी U होगी, तो ये हो जाएगा U का स्क्वायर, यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और अपोन में क्या बचा आपका A बचा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस A को
और ये 2 जो अपोन का है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये भी नीचे है ये भी नीचे है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपोन में क्या आ गया 2a को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2as बराबर होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मुझे वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यू स्क्वायर को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बना 2as और प्लस यू स्क्वायर बराबर में क्या आ गया बी स्क्वायर। अब बस आपको इसको घुमा के लिख देना है, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी मिल गई आपको गति की तीसरी समीकरण। तो इस तरह से आप एक ही ग्राफ की हेल्प से तीनों समीकरण को फाइंड कर सकते हैं और ये तरीका बहुत इजी है, कुछ भी इसमें समझना नहीं है। पहली के लिए हमने उसका ढाल निकाला था, त्वरण निकाला था, और दूसरी तीसरी समीकरण के लिए हमने उसका क्षेत्रफल निकाला। तो ये आपके सामने था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।